नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात ज्ञानवापी मामले की। दरअसल ज्ञानवापी मामले पर हंगामा अब भी जारी है और आज भी मस्जिद परिसर में कोई सर्वे नहीं हुआ। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए थे। मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। सोमवार को यानी कि कल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में अहम सुनवाई होनी है। इसमें मस्जिद परिसर में सर्वे करने गई टीम कल अपना पक्ष रखने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया मोड़ भी आज सामने आ गया। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाले 5 लोगों में से एक ने केस वापस लेने का फैसला किया है। उनका नाम राखी सिंह है। केस वापस लेने को लेकर के राखी सिंह ने कोई वजह नहीं बताई है। 4 महिला वादी में केस जारी रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने मुकदमा दाखिल किया था और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किसकी क्या दलील है, क्या आरोप है, इस पूरे मामले का क्या कानूनी पहलू है और इस पर कानून अपनी क्या राय रखता है। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, सर्वे के लिए कोर्ट का आदेश, फिर आखिर विवाद क्यों? यह काफी अहम सवाल और इस पर हम इसी के इर्द गिर्द चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और वहीं आज का दूसरा सवाल, ज्ञानवापी मामले पर कानूनी ज्ञान, आखिर क्या है समाधान? इस पूरे मामले पर हम बातचीत की शुरुआत करें, अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएं। उससे पहले आपको सुनवा देते कि आखिर वहां पर मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं और तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम। अब हमको नहीं मालूम कि क्यों पीछे हट रहे हैं। लेकिन आपका एक्शन क्या होगा? हम लोग तो साथ में रहेंगे, हम लोग चारों लोग साथ में रहेंगे। तो आज इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आया, लेकिन आखिर जब अयोध्या विवाद के बाद ऐसा लगा था कि देश में अब आगे किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के कोई वाद विवाद नहीं होगा और साथ ही साथ 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, उस वर्शिप एक्ट के तहत भी ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी धार्मिक स्थल में पूजा अर्चना को लेकर के आने वाले वक्त में शायद कोई विवाद ना हो। ऐसे में जब राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, एक बार फिर से काशी का भी जिक्र होने लगा है, मथुरा का भी जिक्र होने लगा है। ज्ञानवापी मामले में आखिर नया मोड़ क्या है, इसका कानूनी पहलू क्या है, इस पर हम तफसील से चर्चा भी करेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्ञानवापी मामले में अचानक से एक बार फिर क्यों चर्चा हो रही है। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। और अभय यादव साहब भी आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं आपका परिचय इनका करा दूं आपसे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रभाकर मिश्रा, कानूनी मामलों की जानकार हैं, कानूनी पहलुओं को पर लगातार नजर रखते हैं। प्रभाकर, इस पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है कानूनी स्तर पर, उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा इस वक्त आप वरुण कुमार सिन्हा को देख रहे हैं जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अयोध्या मामले में भी हिंदू पक्ष की तरफ से वो शामिल थे और वो उस मामले को पर भी उस मामले को भी देख रहे थे। लेकिन इन सब के साथ साथ अभय यादव हैं जो कि ज्ञानवापी मामले में ताजा जो मामला चल रहा है उसमें मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। और इसके अलावा अतीक अंसारी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वाराणसी से ही ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद साहब, अतीक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ इस वक्त मेरे साथ विष्णु शंकर जैन भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और हिंदू पक्ष का इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष को सामने रख रहे हैं। उसकी तरफ से ये कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। विष्णु शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। देखिए, इस पूरे मामले में बातचीत करें और सबसे पहले जरा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना वो समझ लेते हैं। विष्णु शंकर जैन साहब, ज्ञानवापी मामले में अभी वर्शिपिंग का एक तरीके से अधिकार मांगा जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि 1994 के बाद यहां पर सिर्फ साल में एक बार पूजा की इजाजत है। वर्शिप एक्ट का बार बार जब भी ज्ञानवापी का जिक्र हो रहा है तो 1991 के वर्शिप एक्ट का भी बार बार जिक्र हो रहा है। ताजा मामला आखिर है क्या, क्यों सर्वे किया जा रहा है, आखिर क्यों ऐसी जरूरत है और क्यों आखिर पूजा का अधिकार मांगने की जरूरत पड़ी? आपके जो 5 वादी हैं वो क्या कह रहे हैं असल में? देखिए, हमारा जो केस है माननीय न्यायालय के सामने, हमने उसमें यह कहा है कि जो आज तथाकथित मस्जिद का परिसर है उसमें भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं,
नीचे अगर जब बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पे तहखाना है जिसमें व्यास जी 1990 तक वहां पे पूजा करते थे, और जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पे था तो वहां पे उसकी चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ले ली और उस तहखाने को बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक तरफ से नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 एक वर्ड यूज करता है धार्मिक स्वरूप, रिलीजियस कैरेक्टर, और इसीलिए उस जगह का क्या रिलीजियस कैरेक्टर होगा ये तो एविडेंस में साबित होगा। ऐसी कोई मस्जिद है इंडिया में नहीं हो सकती जिसकी वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा हो, उसकी पूजा हो, और ऐसी कोई मस्जिद नहीं हो सकती इंडिया में जिसकी वेस्टर्न साइड पे पूरे हिंदू मंदिर के चिन्ह और हिंदू सभ्यता और हिंदू कंस्ट्रक्शन के चिन्ह मिलते हो। और इसीलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि क्या अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो उस मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा, या क्या कोई मंदिर में आके अगर नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? और इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने स्पेसिफिकली इस चीज का ऑब्जेक्शन किया था कि ये केस आगे ना चले, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। यहां पे मेरे सीनियर अभय जी भी बैठे हुए हैं, वो इस चीज को बताएंगे। 5 अप्रैल 2022 को माननीय न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, ये उससे पहले की कवायद है कि उस समय का धार्मिक स्वरूप क्या था उसको देखा जाएगा। इसके अगेंस्ट ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन 21/4/2022 को रिजेक्ट कर दी। तो सवाल यह है कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या था ये देखा जाएगा, और वहां पे अंदर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है कि नहीं। धार्मिक स्वरूप का आप जिक्र कर रहे हैं, तो धार्मिक स्वरूप 1947 से पहले ना, उसके बाद के स्वरूप के बारे में बात की जाएगी, उसको समझा जाएगा, या फिर 1947 से पहले वहां पर क्या स्थिति थी उसको देखा जाएगा? 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी उसको देखा जाएगा। और मैं यहां पे एक बात और भी रखना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण में नया प्रकरण नहीं है। दीन मोहम्मद का केस हुआ था 1936 में, सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो केस हार गए। ब्रिटिश सरकार ने हलफनामा हिंदू पक्ष की तरफ से दिया, 15 लोगों ने गवाहियां दी जो अनकंट्रोवर्टेड गई, और उन्होंने कहा कि यहां पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है इस तथाकथित मस्जिद परिसर में। इसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1942 में हार गए। तो 15 अगस्त 1947 से पहले उस जगह का धार्मिक स्वरूप तो एक हिंदू मंदिर का था। और एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद आप बाकी लोगों के पास जाइएगा। यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 बनाया था, और उसको सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस रामास्वामी ने पैरा 1 में 1997 में अपहोल्ड किया है, और यही बात कही है कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है। आज जो हम मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं तो अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया था। ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यूपी सरकार ने सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में उसको डिफाइन किया है, और ये जो परिसर है उसको ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग माना गया है, और सारी प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट की गई है। तो ये सारी चीजें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आने से पहले हो चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी जा रही है ये मिसप्लेस्ड है, और ये मिसप्लेस कैसे है जरा ये भी बता दीजिए, आखिर क्यों आखिर लग रहा है? क्योंकि जब आप ये मान रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को एक लक्ष्मण रेखा खींची गई ना, वो उस धार्मिक स्वरूप की आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि धार्मिक स्वरूप, लेकिन 1947 के बाद क्या रहा वो भी आप डिफाइन करेंगे, वो भी कोर्ट देखेगा, लेकिन किस तरीके से, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी? मैं वही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि एक मस्जिद है और ऊपर नमाज हो रही है और नीचे तहखाना है जिसमें शिवलिंग है और जिसमें व्यास जी 1990 तक पूजा कर रहे हैं। और किसी भी मस्जिद के लिए होने के लिए आप इस्लामिक स्कॉलर से पूछ सकते हैं, वैलिड वक्फ होना जरूरी है, एक बैरन लैंड पे बनना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी मंदिर के स्ट्रक्चर में आप एक मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर लें और इसीलिए उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और नमाज पढ़ लेने से उसका धार्मिक स्वरूप ये तो कोर्ट तय करेगी ना। अभी तो इस पर, हाँ, ये आपका केस है, आपका ये दावा है। जी, ये मेरा दावा है, आपका दावा है। अभय यादव साहब, मुस्लिम हिंदू पक्ष क्या कुछ कह रहा है, उनका क्या दावा है वो तो हमने सुन लिया, इस पर मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार यहां पर उसका जिक्र हो रहा है, उसके तहत धार्मिक स्वरूप को भी समझने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है इस पर? बहुत घुमाया जा रहा है। हमारे यंगर ब्रदर मिस्टर विष्णु शंकर जी जो हमारी रिट याचिका खारिज करने की बात कह रहे हैं, हाईकोर्ट से हमारी याचिका खारिज हो गई। जो कमीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी उसके खिलाफ हम रिट में गए थे, वो मेरी खारिज हुई थी। बात को घुमाया जा रहा है। वर्शिप एक्ट में जो उपासना स्थल जिस भी प्लेस पर जिस तरह से हो रही है, 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल का जो स्वरूप रहा उसका स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। मैं विष्णु शंकर जी से ये पूछना चाहता हूँ, या उनको पता होगा कि इसके पहले जो टाइटल सूट पेंडिंग है यहाँ दीवानी न्यायालय में 610 सन 91, उसमें ये खुद कहा गया है
कि 1669 में जब औरंगजेब के फरमान से मंदिर तोड़ा गया तो ओरिजिनल जो ज्योतिर्लिंग था दैट वाज केप्ट इंटैक्ट, प्रिजर्व्ड एंड विच इज इन एग्जिस्टेंट ऑन इज ओरिजिनल प्लेस, जहाँ पर कि आज मंदिर का निर्माण हुआ है। और जब उस सूट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेशन दी गई तब उसमें यह कहा गया कि जहाँ पर मस्जिद है उसका जो मिडिल टॉम्ब है उसके नीचे 100 फीट गहराई में वो एक शिवलिंग है। तो क्या 2 ज्योतिर्लिंग आ जाएंगे क्या? अगर असल ज्योतिर्लिंग मस्जिद के नीचे है तो आज जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा आप करवा रहे हैं क्या वो फर्जी है? और जिस तहखाने की बात आप कर रहे हैं कि वो तहखाने में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसमें हमको ये जो वर्तमान वादा जो सूट फाइल किया गया राखी सिंह द्वारा कि हमको उसमें पूजा करने की अनुमति प्रदान किया जाए। अगर 15 अगस्त 1947 को आप उसमें पूजा नहीं करते थे तो कोई नई चीज आप वर्शिप एक्ट के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, अभी साल में एक बार पूजा तो हो सकती है ना, कि जहां नमाज अभी तो साल में एक बार पूजा हो सकती है। अब मेरी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, मेरी मैं बात आप ही की सुन रहा हूं, मेरी बात को सुन लीजिए। जहाँ पर इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि अगर कोई कहीं पर नमाज पढ़ ली जाए तो क्या वो उसका स्वरूप मस्जिद हो जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज आज से नहीं 450-5 साल से अधिक समय से फॉर द टाइम इमेमोरियल एक अनिश्चित काल से रेगुलर रूप में नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए वो वक्फ प्रॉपर्टी और मस्जिद है। और यही नहीं, अभी रिसेंटली ज्ञानवापी मस्जिद तरफ से एक पीस ऑफ लैंड विश्वनाथ काशी ट्रस्ट को सेल की गई है। अगर उनकी ओनरशिप नहीं थी तो विश्वनाथ ट्रस्ट ने वो जमीन कैसे खरीदी? ठीक है, लेकिन अबे साहब मैं तो कुछ और भी पूछ रहा था ना कि एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है, वो बता रहे हैं कि दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहां पर एक तरफ पूजा भी होती है। उसके जवाब में आखिर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? आखिर क्यों, कैसे एक मंदिर है, मस्जिद है जिसकी दीवारें ऐसी हैं जिस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं? मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग बात पूछ रहा हूं। इस अगर लॉजिक या इस तथ्य के बारे में जब बात अपनी रखता है हिंदू पक्ष तो उस पर मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देगा? मैं बता रहा हूं ना, इनका खुद का केस है। जिस श्रृंगार गौरी की ये बात कर रहे हैं वो श्रृंगार गौरी का जो इमेज है, नॉट आइडोल, इमेज की बात ये कर रहे हैं। वो इमेज जो है मस्जिद के पश्चिमी दीवार की जो बैरिकेडिंग है उसके आउटसाइड है। और आज तक मुस्लिम पक्ष ने जहां पर श्रृंगार गौरी की साल में एक बार पूजा होती है उस पर कभी क्लेम आज तक नहीं किया। तो डिस्प्यूट किस बात का है? ओके, ठीक है। प्रभाकर मेरे साथ हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अभय जी, एक सवाल ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हो, उसमें जो बातें कही गई कि किसी भी जिस धार्मिक चरित्र नहीं बदला जाएगा, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार होती है। उसी जगह पर नियमित अनंतर पूजा करने की बात, प्रतिदिन पूजा करने की ही मांग की गई है। यहाँ पर कोई भी धार्मिक चरित्र बदलने की बात नहीं की गई है। फिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? या ये जो मांग है ये कहाँ, इससे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है। आप ये बताइए कि इस समय जो स्ट्रक्चर मस्जिद का है, ज्ञानवापी मस्जिद का है, जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो मंदिर तोड़ करके बनाई गई हो या मस्जिद उस पर बनाई गई, जो भी स्ट्रक्चर है, क्या यह स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 को आज जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है यह 15 अगस्त 1947 को था कि नहीं? अगर था तो जो आज उसका स्ट्रक्चर है दैट शैल बी मेंटेन। नहीं तो अबे सर, आपने एक बात अपने आप ही ये कह दी ना कि ये स्ट्रक्चर था या नहीं था। इसी बात का तो सर्वे हो रहा है ना, तो सर्वे अगर हो रहा है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, मैंने सवाल किया है, से दिक्कत कहां होने लगी है? अगर कोई चीज पारदर्शी तरीके से हो, वीडियोग्राफी हो रही तो अच्छी बात है ना, वो तो कहीं से किसी तरह का कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, सब कुछ कैमरे में कैद होगा। फिर क्यों आखिर वीडियोग्राफी से कोई दिक्कत या फिर किसी तरह की परेशानी नजर आती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया वीडियोग्राफी पर। हमारे बगल में हमारे यंगर ब्रदर, मेरे लवली ब्रदर विष्णु जी बैठे हुए हैं। इनका खुद का दावा है, जो राखी सिंह वाला मुकदमा दाखिल किया है, इसमें पूरे दावे की जिस्ट इनकी ये है कि ये सारी चीज़ें आराजी नंबर 9130 में ही स्थित हैं और ये बार बार खसरा नंबर 9130 की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 9130 नंबर अगर है तो क्या इन्होंने अपने प्लेन में 9130 नंबर का कोई मेजरमेंट
या कोई बाउंड्री दिया है। मैं एक लीगल सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको अगर आप बताते हैं कि ये 9130 है और मैं कहता हूँ कि ये 9130 नहीं है, तो इसको कौन तय करेगा? विष्णु जी, आपके जवाब पास आपसे ही न तो कोई मांग रहे हैं। मैप है, न उसकी कोई बाउंड्री है, न कोई एरिया है। तो 9130 कहाँ से प्रारंभ होगा और कहाँ तक जाएगा, यह बिल्कुल अनसर्टेन है। ये बिल्कुल एकदम से नहीं, लेकिन वेग फिर भी दावा इनका है। वीडियोग्राफी होनी नहीं चाहिए, वीडियोग्राफी से रोकना, इसका जवाब शायद मुझे नहीं लगता है कि मुकम्मल तौर पर आ पाया। वीडियोग्राफी क्यों कराएंगे आप? वीडियोग्राफी आप क्यों कराएंगे? जब वीडियोग्राफी मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया तो आप वीडियोग्राफी क्यों कराएंगे? और वीडियोग्राफी या कमीशन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं होती है। ओके, ठीक है। विष्णु जी, देखिए, मैं मेरे सीनियर जो अभय जी हैं उनका बहुत रिगार्ड करते हुए, सम्मान करते हुए बात कहना चाहता हूं कि सीपीसी में दो तरह से सूट प्रॉपर्टी डिफाइन की जा सकती है, या तो सर्वे नंबर देके और या तो मीट्स एंड बाउंड से कि उसके नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। यहाँ पे जो दीन मोहम्मद का केस हुआ था उसमें इस पूरे परिसर को 9130 सर्वे नंबर उसका डिफाइन किया गया। इसके बाद जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशंस आई हैं उसमें भी इस प्रॉपर्टी को सर्वे नंबर 9130 से ही डिफाइन किया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय न्यायालय ने ये कह रहे बैरिकेडिंग के अंदर जाने का आदेश नहीं है। मेरे अगर आपके पास समय हो तो मैं ऑर्डर की ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुना सकता हूं, जहां पे राज्य सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं क्योंकि वो रेड जोन में आता है। 26/4/2022 के ऑर्डर से माननीय न्यायालय ने कहा कि स्पेसिफिकली कि हाँ बैरिकेडिंग के अंदर जाना सही है, आप जा मस्जिद सकते के हैं। अंदर? हाँ, मस्जिद जो मस्जिद मस्जिद है वो परिसर का बैरिकेडिंग के अंदर अंदर है। ठीक है। जो मस्जिद है आज की डेट में वो बैरिकेडिंग के अंदर है, तो कोर्ट ने कहा बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं। अब बैरिकेडिंग के अंदर जब कमीशन जाएगा तो पूरे परिसर की वीडियोग्राफी करेगा। तो जो मेरे सीनियर या अभय जी कह रहे हैं, अभय जी से जल्दी से जवाब देते हैं, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। अभय जी, ऐसा है क्या? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका जो ओरिजिनल ऑर्डर है, इन्होंने कमीशन जारी करने के लिए जो एप्लीकेशन दिया है, वह उनकी एप्लीकेशन की प्रेयर ही बड़ी वेग है। उन्होंने ये प्रेयर मांग की थी कि व्हाट एवर इज मेंशन इन द प्लेंट, उसके अनुसार जो है कमीशन मौके पर जाकर के रिपोर्ट देवे। अब ये जो एक पॉइंट आ गया, अब इस पर भी कहीं ना कहीं जो पेच फंस रहा है उसको शायद प्रभाकर सुलझाने की जरूरत है। नहीं, देखिए मेरी बात को सुनिए आप, मेरी बात को सुनिए। ये इन्होंने जो कमीशन की मांग की है, इसमें इनका कोई पॉइंट डिटरमिन्ड नहीं है, वो अनसर्टेन है। ओके। और 9001 और किसी एक मुकदमे में किसी दूसरे मुकदमे की एविडेंस का आप हवाला नहीं दे सकते यार। ठीक है। आप अगर वीडियो अभय जी, हम आएंगे आपके पास। अभय जी, हम आएंगे आपके पास। तो आपको 9130 को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं प्रभाकर आपके पास आना चाह रहा हूं असल में कि इस पूरे मामले को अगर हम देख रहे हैं, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का तो हमने जो है क्या कहना वो सुन लिया, लेकिन ये जो पूरा ताजा मामला है अगर आप इसे दिखा पाए, बता पाए, क्योंकि बात 1947 की भी हो रही है, 91 की भी हो रही है और हर साल जो है श्रृंगार गौरी की पूजा हो सकती है, लेकिन अब जो अधिकार मांगा गया है उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस भी नजर आ रहे हैं। असल में वो क्या है, कुछ उसके जो पॉइंटर्स हैं अगर आप बता सकें। सऊद, जो मुझे बात समझ में आ रही है कि पहले से जो विवाद पेंडिंग है, अभी उस पर डिसाइड होना है, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें यह तय करना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें यह प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक संरचना का जो कैरेक्टर होगा वो बरकरार रखा जाएगा। तो क्या ज्ञानवापी उस कानून से बार्ड है? क्या उस कानून के उस पर इंप्लाई होता है, लागू होता है क्या? तो अभी वो पेंडिंग है। लेकिन इस बीच जो पूजा के अधिकार वाली जो अर्जी आई है, इस पर कोर्ट को देखना है। चूंकि इस तरह की मांग पर कहीं रोक नहीं है कि कोई अदालत इस तरह की याचिका को इंटरटेन नहीं करे। अब लेकिन इसमें मैं विष्णु को जोड़ना चाहूंगा कि विष्णु, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें एक बात कही थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए, इस बहुत नेसेसरी है कानून। इसके अलावा एक बात और कही थी कोर्ट ने कि काशी और मथुरा पर यथा स्थिति बहाल रहेगी, बरकरार रखी जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट का जो हिस्सा था, उससे ये आप लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं या उसको चुनौती दे रहे हैं? देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो राम मंदिर का जजमेंट आया था उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इशू नहीं था और उसमें काशी और मथुरा इशू नहीं था, इसीलिए हमने बाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ही नोटिस जारी किया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। जहां तक आप बात कर रहे हैं काशी और मथुरा की, मैंने उसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है जहां पे धार्मिक स्वरूप आप उसको बदलने की बात करते हैं। और इसीलिए यहां पे कवायद क्या हो रही है, पूरी एक्सरसाइज क्या है
कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप उस जगह का क्या था। और जस्टिस जे मुनीर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यही बात कही है कि कमीशन जारी हो, वीडियोग्राफी हो और वीडियोग्राफी से एग्जामिन होगा कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या था। उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट तो आया नहीं है। 21/4/2022 का ऑर्डर अगर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हो तो मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, आप अभय जी से पूछ लीजिए। ठीक है विष्णु, अतीक अंसारी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाजसेवी है, बनारस से हैं, चीजों को समझते हैं, देखते हैं। अतीक साहब, कोर्ट ने एक फैसला दिया सर्वे करने का, सर्वे हो रहा है, सर्वे का विरोध हुआ, सर्वे शुरू हुआ, फिर विरोध हुआ। आपको क्या लगता है कि एक कानूनी प्रक्रिया है, प्राइमा फेसाई कानूनी प्रक्रिया है, इसको लेकर कोई बहुत विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बनारस में कुछ अशांत सा माहौल बना है, सब लोग शंका की नजर से देख रहे हैं, आपको कुछ लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस पूरी बहस को थोड़ा सा दायरे से बाहर ले जाएं अगर इजाजत हो तो। जी विष्णु जी अपनी बारीक बारीक बातें बताई, कुछ पर मेरा एतराज भी है, शायद उनकी जानकारी में कमी है, पहले उसी पर आ जाए। विष्णु जी ने कहा कि उसके नीचे व्यास जी जाके पूजा करते हैं, उसके नीचे तहखाना है, मूर्तियां नहीं है विष्णु जी के संज्ञान में लागू पहले। व्यास जी उसमें कुछ बात बल्ली रखते थे और उनको साल में एक बार जाके रखने निकालने की इजाजत थी, ऐसा मैंने सुना है। उसमें मूर्तियां हैं, ये विष्णु जी के पास इसका साक्ष्य होगा। मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ तहखाना है। वहां पे मस्जिद की पिछली दीवार यानी पश्चिम साइड में माँ गौरी की इमेज, विग्रह कह लें उसे, मूर्ति नहीं है। उस पर जल चढ़ता था, मस्जिद को कभी उस पर एतराज नहीं था। बाबरी मस्जिद का कांड होने के बाद वहां पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से जब बैरिकेडिंग की गई तो बैरिकेडिंग से उस दीवार का फासला बढ़ गया और उस बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं थी। तो दर्शनार्थी आते थे और पानी प्लास्टिक की थैली में फेंक करके चढ़ाते थे। शिव सैनिक हर साल आते थे और वहां पर जल चढ़ाने के अभियान चलाते थे और उनको पुलिस सिंबॉलिक तरीके से हिरासत में लेती थी। ये सब पिछले बहुत दिनों सालों से चल रहा है। मैं इसको जो मैं कहने कहा कि दायरा बढ़ाने की बात, तो मुसलमानों के अंदर मैं साफ कहूं तो अविश्वास, विश्वास का संकट, असुरक्षा की भावना, जो आप एतराज की बात की, एतराज क्या है, विश्वास नहीं रहा। विश्वास न होने के पीछे जो कारण है, अब फिर मैं बाबरी मस्जिद का जिक्र अभी आ चुका है तो मैं भी उसका जिक्र शेयर दूं। पूरा फैसला असहमति थी मुसलमानों को, कहीं भी साबित नहीं किया कोर्ट ने कि हाँ यहाँ पर राम मंदिर था। आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ। और एक बात बता दूं आपको, वो फैसला जब हुआ, मस्जिद गई, तकलीफ तो हमें हुई, लेकिन एक इत्मीनान हो गया था कि चलो ये प्रकरण समाप्त हुआ, नहीं खत्म हुआ। अतीक साहब, मैं यहाँ पर मैं ये क्लेरिफाई करवाना चाहूंगा और आप इसको प्लीज क्लेरिफाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले पर जो फैसला है, उस फैसले का तो सम्मान करता है ना देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, उसको तस्लीम भी करता है और उसी वजह से ही वहां पर आज मंदिर निर्माण हो रहा है। जी। अब आप उस फैसले पर ही एक तरह से शक जाहिर कर रहे हैं अपनी बात करके, ये रख करके। नहीं, फैसले पर शक नहीं, उस फैसले की बात कर रहे हैं कि किस बुनियाद से वो हुआ और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आस्था की बुनियाद पर उनको दिया गया। लेकिन हमने उसे स्वीकारा। हमने जब कमिटमेंट किया कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे तो हमने माना। कहीं अशांति पूरे मुल्क में मुसलमानों की साजिश से नहीं हुई बाबरी मस्जिद को लेकर, और इत्मीनान किया कि चलो ये प्रकरण समाप्त। अब वो तो अभी झांकी थी, मथुरा काशी अभी बाकी है और 3000 की फहरिस्त है, तो बेचैनी तो रहेगी। जब किसी तरह की डिमांड होगी तो अंदर से बेचैनी उभरेगी। अब यहाँ तो क्या आपको लग रहा है कि जो अयोध्या मामले में हुआ उसी की पुनरावृत्ति हो सकती है, चाहे वो ज्ञान वापी हो या फिर मथुरा में ही क्यों ना हो? बिल्कुल डर है। उसकी जमीन तैयार हो रही है क्या? ऐसा कुछ खदशा या अंदेशा है क्या? केवल उसकी जमीन नहीं तैयार हो रही है। मैं साफ लफ्जों में कह दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में कि ये सत्ता का रास्ता, सत्ता के लिए एक पैसेज देते हैं इस तरह के इश्यूज, फायदेमंद है, इसलिए उठाएंगे उसको, चलेगा वो। वरना यही काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के मामू जो उनके उस्ताद थे, शहनाई बजाया करते थे। नहीं, लेकिन अतीक साहब देखिए, पांच महिलाएं गई, उन्होंने पूजा का अधिकार मांगा, उसमें से राखी सिंह है, वो अब अपना केस वापस भी ले रही हैं। इसमें आपको लग रहा है क्या कि कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन है? एकदम टोटल पॉलिटिकल मोटिवेशन है। वापस लिया, उसमें भी पॉलिटिक्स शामिल है। 4 ने स्टैंड लिया, उसमें भी पॉलिटिक्स शामिल है। ये इशू उठा, इसमें भी पॉलिटिक्स शामिल है। ये सीधे सीधे पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है इसके अलावा।
वरना यहाँ मतलब धर्म का ये जो पूरा मामला है, इसमें आपको लगता है, इसमें आपको पूरी तरह से सियासत की बू आती है? तो वो 4 महिलाएं जो हैं, अभी जो 4 महिलाएं स्टैंड कर रही हैं, या 5 महिलाएं जो हैं, उनका तो सियासत से कोई वास्ता नहीं ना, फिर आखिर इसमें इतना ज्यादा शक और शुबा क्यों? वो मोहरे हैं, उन्हें क्या पता। वो मोहरे हैं जब वहां पे पूजा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। आइए। जी, अपनी बात रखें, लेकिन मैं वरुण सर आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपने तो अयोध्या मामले को भी बहुत नजदीक से देखा है, हिंदू पक्ष का जो पूरा पैनल था वकीलों का, उसमें भी आप एक थे। अयोध्या मामला जो था, उस वक्त तो सबको यही लगा था कि अब जो है इस तरह का विवाद देश में कभी नहीं आएगा, और एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो विवाद है वो एक उसका अंत हो गया, दी एंड हो गया। लेकिन भले ये धर्म का मामला हो, लेकिन सियासी तौर पे भी इसको कहीं ना कहीं उछाला तो जा ही रहा है ना। लगातार इसमें कहीं ना कहीं सियासी नेता काशी का जिक्र तो करते ही, लेकिन मथुरा का भी जिक्र करते रहते हैं। तो ये जो मामला है, क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत ही इसको कहीं ना कहीं चर्चा में लाया जा रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मामला? देखिए सऊद साहब, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि न्यायिक प्रक्रिया में राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायिक प्रक्रिया हमेशा न्याय के दृष्टिकोण से, कानून के हिसाब से चलता है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का फैसले का सवाल है, मैं इसके, क्योंकि अतीक साहब ने एक प्रश्न उठाया, थोड़ा शंका जाहिर की, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता में बनाई, तो मैं हिंदू महासभा के तरफ से एक पक्षकार था, और मैं उस मध्यस्थता कमेटी के सामने जब भी हियरिंग में अपीयर किया हूं। मैं आपको एक बता दूं, ये जो आज प्रश्न उठा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पैरा 80, 81, 82 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की चर्चा हुई, वो किस परिप्रेक्ष्य में हुई, मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हाँ, जरूरी भी। यह जो भावना उस जजमेंट में परिलक्षित हुआ, चूंकि न तो हाई कोर्ट के सामने में प्लीडिंग में वो मुद्दा था, न सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पक्ष के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। वास्तव में जब मध्यस्थता कमेटी आई, तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी शंका जाहिर की कि हो सकता है कि अगर आज हम अयोध्या जी के मामले पर सहमत हो जाते हैं, तो कल को हिंदू पक्ष, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा या और भी हिंदू संगठन, वो काशी, मथुरा और अन्य जगहों को वो प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है। फिर उस कमेटी ने हिंदू पक्ष के समक्ष ये प्रश्न रखा, जो हिंदू महासभा के समक्ष भी रखा गया, और हिंदू पक्ष ने हल बताया उनको कि आप साहब इनको जमीन अलॉट करें हमें कोई, और मैं कह सकता हूं कि निर्मोही अखाड़ा ने ऑफर किया कि मैं आपको जमीन देता हूं, आप वहां मस्जिद बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अयोध्या मामले में और ये सारी बात रिकॉर्ड करके मध्यस्थता कमेटी, और एक समय आया कि सारे मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष एग्री कर गए थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो वकील साहब हैं जिलानी साहब, उनके वजह से वो नहीं हो सका। सारा मसौदा तैयार हो गया था, और उस मसौदा में यह था कि हम जमीन, हिंदू पक्ष जमीन देगा, सरकार से हम अनुरोध करेंगे जमीन दे, अदालत से अनुरोध करेंगे जमीन दे। जब वो एग्रीमेंट फेल कर गया, तब एक मसौदा जो फाइनल भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसमें मुस्लिम पक्ष के आशंका को भी सम्मिलित किया गया, और उन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जो पैरा 80, 81, 82 में जो जजमेंट में आया, ये आया कि साहब पब्लिक प्लेस वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के हिसाब से आप यथा स्थिति बनाए रखेंगे, जैसा कि अभी उस वक्त क्या तय हुआ था, ये भी आप बता दिए दोनों पक्षों में। नहीं, क्या, क्योंकि जब ये तय हुआ था कि साहब आपको हम मस्जिद का जगह देंगे अलग, आप जो है जो पंचकोशीय जो परिसर है उससे आप बाहर रहेंगे, वहां मस्जिद का दावा, और लगभग सारे मुस्लिम पक्ष तैयार हो गए थे, लेकिन एक जिलानी साहब के तैयार नहीं होने की वजह से समझौता साइन नहीं हुआ। उस वक्त ये भी तो एक आशंका थी ना, जैसा आपने जिक्र भी किया, कि कहीं इसी का आधार बना करके बाकी कुछ और मामलों का भी जिक्र आने वाले वक्त में या फिर भविष्य में ना हो, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहीं ना कहीं उस वक्त इस पर सहमति बनी। सहमति में नहीं, उसमें एक चीज स्पष्ट कर दूं, हिंदू पक्ष इन बातों पे सहमत नहीं हुआ। वही मैं जानता हूं। इन बातों पे सहमत नहीं हुआ, चूंकि उनका यह कहना था कि हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक विरासत है, हम उस विरासत से जहां पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, हम वहां अपना अधिकार कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या वो एक सवाल। हाँ, जी वरुण जी, ये तो प्रोसेस जब हुआ था मीडिएशन के लिए जो बातें हो रही थी, उस समय की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा है,
उस फैसले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सैंक्टिटी की बात की है। जी। ये कानून क्यों जरूरी है, इस कानून की अहमियत क्या है, और साथ ही उसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बरकरार रही जाएगी। और उसी समय ये बात ऐसा लगने लगा था पूरा देश को कि अब विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुरू से पहले चल रहा था कि काशी मथुरा अयोध्या तो झांकी और काशी मथुरा बाकी है, तो मुझे लगा या सब लोगों को लगा होगा कि काशी मथुरा पर पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन अयोध्या के तत्काल बाद, वरुण जी में ये सवाल आपसे है कि अयोध्या के तत्काल बाद एक बार ये भी विवाद शुरू हो गया। तो चूंकि फैसले में ही लिखा हुआ है, मैं कहीं की बात प्रोसीडिंग की बात नहीं करता हूं, हिंदुओं का पक्ष का आपकी आपत्ति थी या नहीं थी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि काशी और मथुरा की यथास्थिति बरकरार रहेगी। तो क्या हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में लिखी हुई इस बात का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट सभी कर रहे हैं। और उस जो 80 से लेकर के 82 तक जो चर्चा है पैराग्राफ में, उस पर मेरे हिसाब से लीगल ओपिनियन ये कोई रिव्यू फाइल करना चाहिए, क्योंकि उस पर किसी भी पक्ष की सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और वो जजमेंट में आया। तो ये तो एक चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उस पर रिव्यू फाइल होना चाहिए। हो सकता है आज न कल कोई पक्ष रिव्यू फाइल करे, लेकिन दूसरा पक्ष जो उस जजमेंट में उस प्रोविजन में अभी तक तो, लेकिन सर अभी तक तो उसको मैं एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं सऊद साहब, उसके सेक्शन 4 में जो रिलीजियस कैरेक्टर की जो बात है, वो रिलीजियस कैरेक्टर जहां, जैसा कि अभी ज्ञान वापी का जो मामला है उसमें ये कौन डिसाइड करेगा? ये अदालत डिसाइड करेगी कि वहां 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा अर्चना हो रहा था या नहीं हो रहा था, स्वरूप क्या था। इसीलिए एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत है। वो एविडेंस और ये ट्रायल कोर्ट को पावर है ऐसा करने का, और उस रास्ते पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अयोध्या जी मामले में, या सेक्शन 4 या सेक्शन 3 पब्लिक वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट बाधक नहीं साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रभाकर, इन सब में एक चीज और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ज्ञान वापी में असल में इस वक्त हो क्या रहा है। इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ अभी पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है, इसलिए ये मामला कोर्ट में है। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान वापी मस्जिद पर कोई मालिकाना हक उसका दावा किया गया। मैं जो समझ रहा हूं सऊद, कि इससे पूजा के अधिकार मांगने से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है। लेकिन इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि अयोध्या मामले में भी शुरुआत पूजा का अधिकार मांगने से हुई थी। जो बात अतीक साहब कह रहे थे, बाद में भूमि स्वामित्व का मामला आया था। 1950 में पूजा का अधिकार और 1989 में भूमि स्वामित्व का। यहां थोड़ा सा उल्टे डिग्री से मामला चल रहा है। तो इसीलिए लोगों के मन में भय है। ये अतीक साहब से एक बार मैं फिर सवाल पूछूंगा कि क्या ये वही वजह है कि वहां के लोगों में या मुस्लिम समुदाय में ये भय है क्या कि ठीक उसी तरह की चीजें रची जा रही जैसे अयोध्या में हुआ था, और इसीलिए डर लग रहा है कि अब तो ज्ञान वापी गई? अतीक साहब, मैं जवाब दूं? बिल्कुल। ऐसा है कि वो तो सही है जो आप कह रहे हैं, वो तो कारण है ही। उसके अलावा रिसेंट में आप देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल मुल्क में हो क्या रहा है। तमाम जुलूस निकल रहे हैं, रास्ते में मस्जिद पड़ रही है, उस पर चढ़ के झंडे गाड़ रहे हैं। कोई उसका धार्मिक या कोई लीगल कारण बता सकता है कि कहां से वो राइट है? ये जो माहौल पूरे मुल्क में पैदा हो रखा है, हुकूमत भी खामोश है, अदालत भी खामोश है, शासन भी खामोश है, और ये हो रहा है। अभी आप जहांगीरपुरी में चले जाइए, उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ पास में है गाजीपुर, वहां की मस्जिद। इसी पर अतीक साहब मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं अतीक साहब मुझे यहां पर कुछ बात कहनी है। अगर ऐसा हुआ तो कल ही उसी जहांगीरपुरी में मामला जब बेल के लिए, आरोपियों के बेल के लिए मामला गया, तो अदालत ने यह कहा कि वहां पुलिस का फेलियर था। अदालत ने इस बात को कहा है। धर्म संसद के मामले में दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज कर ली है। तो मतलब ये कि अदालतें जहां पर करेक्शन मेजर की जरूरत है, जहां फटकार लगाने की जरूरत है, जहां रिप्रिमांड करने की जरूरत है, वहां अदालतें कर रही हैं। बनारस के मामले में अदालत का एक आदेश है, उस आदेश के पालन करने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, वहां पे देखिए थोड़ा सा बारीक पेश फंसी हुई है। सर्वे कहां, ये जो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति मांगी गई 5 हमारी सम्मानित महिलाएं, और वो है मस्जिद के बाहर। वहां कमीशन मस्जिद के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, जिस पर कमेटी ने विरोध किया है। ठीक है, उस पर कमेटी ने विरोध किया है कि अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो सिर्फ मस्जिद है। अभी आज की डेट में मस्जिद है, इतिहास में क्या था विष्णु जी बताएंगे, मुझे नहीं पता और मुझे उससे कुछ लेना भी नहीं। ये तराज इस पर था
मैसेज बाहर ये जा रहा है कि मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों ने आदेश कब नहीं माना है कोर्ट का, और अदालतें, आपने कहा कि इनको भी एफआईआर दर्ज किया और उनको भी एफआईआर दर्ज नहीं, किया। लेकिन अतीक साहब एक बात तो है ना, जब कल सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग जो जोहर की नमाज के लिए नमाजी गए थे वो इतनी ज्यादा तादाद में थे, सर्वे नहीं हो पाया। उससे पहले भी वीडियोग्राफी को लेकर के ऐतराज जताया गया। उससे पहले जब पहले दिन सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तब भी हंगामा हुआ। तो जब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐतराज किया ही नहीं, तो फिर यह हंगामा हो क्यों रहा है, क्यों ऐतराज हो रहा है? इसलिए मैं एक चीज साफ कर दूं, मैं वहां था, मैं वहां टोटल समय था। ठीक है। पहली बात तो जो भीड़ है, अव्वल तो कमीशन जुमे के दिन रखा गया और जुमे की नमाज में आम दिनों के मुकाबले में भीड़ होती है, भीड़ थी। उसके अलावा एक सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है, उसकी वजह से लोग कुछ तमाशाई भी आ गए। लेकिन वो जो भीड़ आई वो सड़क पर खड़ी थी, वो मस्जिद परिसर में अंदर जा करके कमीशन को डिस्टर्ब करने की, उनके कार्य को बाधित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, और वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। असर की नमाज के वक्त जो रूटीन वे में 10-15 नमाजी जाते हैं, रोजाना पढ़ते हैं नमाज, वो लोग आए और मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो उन लोगों ने, वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनसे कहा कि साहब हमको नमाज पढ़ने जाने दीजिए, हम लोग तो रोज के नमाजी हैं, कमीशन तो पीछे साइड में हो रहा है, मस्जिद का रास्ता अलग है। उन लोगों ने बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग नमाज कहीं और पढ़ो। मैंने पलट के उन लोगों से कहा कि देखो, अंदर इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, वो लोग जमात की फॉर्मेलिटी कर लेंगे, जमात कायम हो जाएगी, और आप लोग कहीं जाके आज पढ़ लो, सहयोग करो। और जो लोग वहां अंदर जाना चाहते थे, आपने उनसे कहा कि कहीं और चले जाए? मैंने कहा उनसे कि आज जाके कहीं और नमाज पढ़ लो, और जहां तक मस्जिद में जमात के कायम होने की बात है तो अंदर मुअज्जिन और इमाम है, वो पढ़ लेंगे। कमीशन बाहर अपना काम कर रहा है, उसको नहीं, ये तो पहले दिन हो गया ना, लेकिन कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसके बाद आप जो कमिश्नर हैं उन्हें भी बदलने की बात कर रहे हैं, वीडियोग्राफी पर भी ऐतराज है, ये बातें तो है ना। कल सर्वे नहीं हो पाया, ये भी तो सच है ना। वो सारे लीगल मामले हैं। जब उनको कमीशन पर असहमति थी तो उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया अपनाई और कोर्ट में गए कि हमें इस कमीशन पे विश्वास नहीं है, ये उनका बर्थ राइट। ठीक है, मैं बस आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं, जो भी अभी तक लीगल प्रोसेस हो रहा है, कोर्ट की तरफ से जो टीम मुकर्रर की गई है वो सर्वे करना चाहती है, तो उसमें मुस्लिम पक्ष को किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है, क्या आप ये साफ कर रहे हैं? नहीं, उसमें जो लीगल पहलू, जैसे अभी वकील साहब थे, जो रकबा नंबर और उसके बाद कहाँ का करना है, ये सारी चीजें जो लीगल पेज है उस पर तो एतराज करने का राइट है कि रकबा नंबर का आदेश लेके आए आप फला और सर्वे करेंगे फला, या रकबा की उसकी वजाहत नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा रकबा, तो इस पर तो सवाल उठाने का हक है। विष्णु साहब, जवाब ले लेता हूं मैं कम से कम ये 2 लाइन पढ़ के सुना दूं अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल। कोर्ट का ऑर्डर है 26/4। हाँ, बस अगर, हाँ, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, आप कोर्ट का ऑर्डर है, पढ़ के सुना रहा हूं 26/4 का, मैंने भेज भी रखा है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा इस बात पर आपत्ति की गई है कि कमीशन की कार्रवाई ना हो, वरन उनके द्वारा मुख्य 2 बिंदु उठाए गए हैं कि कितने कितने व्यक्ति की प्रवेश की अनुमति दी जाए और कमीशन की कार्रवाई के दौरान मौके का स्थल क्या हो। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किन किन जगहों पर कमीशन होना है। जहां तक प्रतिवादीगण का यह प्रश्न है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दौरान बहस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। अब ये बात ये कह रहे हैं, ये स्पेसिफिक ऑर्डर के बाद कि बैरिकेडिंग के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है, खसरा नंबर 9130 डिफाइन किया जाए, तो फिर एक सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि आप अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंटेबल नहीं था तो आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गए क्यों थे? जब ये ऑर्डर इस खसरा नंबर के लिए था नहीं, इस मस्जिद के लिए था नहीं, तो आपको हाईकोर्ट जाना नहीं चाहिए। अभय जी से जवाब लेते हैं ना। एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे जो वरिष्ठ सीनियर साहब हैं, अतीक भाई ने बात कही कि शायद मुझे नहीं पता है कि वहां पे व्यास जी पूजा करते थे या मूर्तियां थी कि नहीं थी, तो काशी के लोगों ने बताया है और बहुत सारे चैनलों पे बताया है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने चलाए कि नहीं चलाए। कितने वहां के काशी के 80 साल के व्यक्ति ने आज स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने वहां तहखाने में पूजा की है, तो ये इनका मानना हो सकता है कि पूजा मान नहीं हुई है। ओके, अतीक साहब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अतीक साहब उससे पहले मैं अभय जी के पास जाना चाहूंगा। अभय जी, जो बातें रख रहे हैं विष्णु जी, उस पर क्या जवाब है आपका? विष्णु जी जो बातें रख रहे हैं, ये कोर्ट में जो बातें एक दूसरे का जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातें कही जाती हैं, उसको ये पढ़ रहे हैं। दिस वाज आर्गूड ऑन दैट साइड एंड दिस वाज आर्गूड ऑन दिस साइड।
बट व्हाट इज मतलब ये आर्गुमेंट है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं है। दूसरी बात, एक बात लाइक कोर्ट का वर्डिक्ट ये नहीं है। आर्गुमेंट है। Yes, that is an argument. That is not a finding. Okay, ठीक that है, is an finding नहीं। argument. That is not a finding. शब्द Number प्रतीक one, नहीं होता number लिखा है, two सर। कि अभी विष्णु जी नहीं, वो ने ये कह कहा रहे हैं कि अपने पक्ष में आपने अपनी बात रखी है, आर्गुमेंट के तौर पर आपने फाइल कर दिया। वो एक इंटरिम ऑर्डर है, एक सवाल, वो इंटरिम ऑर्डर है। समय कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी जी प्रभाकर आप कुछ रखना चाह रहे हैं। वो इंटरिम ऑर्डर है। अभय जी एक सवाल कि ये तो बात हो गई, मैं और अतीक साहब आपके पास आता ये बात तो हो गई कि कहाँ सर्वे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ थोड़ा नहीं जाना मैं है। रिलीजियस कैरेक्टर पे कुछ बोलना चाहता हूँ। अभय जी एक सवाल मेरा रिलीजियस कैरेक्टर पे थोड़ा मैं ठीक है, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा ये सवाल लेकर के, इस सवाल के साथ ये सवाल ले लीजिए अभय जी कि ये तो बात हो गई कि कहाँ सर्वे करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ जा सकता है। बड़ी बातें हो रही है, उसमें 2 मिनट हमको सुन लीजिए। बिल्कुल आपको ही सुन रहे हैं, आपका एक सवाल, आपसे ही सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं कि ये तो बात हो गई कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, इसको लेकर आपत्ति हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं विष्णु भाई से कि रिलीजियस कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? क्या रिलीजियस कैरेक्टर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से डिटरमिन किया जाएगा या उसमें जो रिलीजियस परफॉर्मेंस होती है उससे डिटरमिन किया जाएगा? दोनों चीजों से किया जाएगा। सपोज कि अगर कहीं ओपन जगह पर नमाज पढ़ी जाती है, उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो रिलीजियस कैरेक्टर का मतलब ये नहीं हुआ कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। उसमें रिलीजियस कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि इन व्हाट वे सर इस पूरे मामले में लगातार अतीक साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अपनी बात अगर आप 20 सेकंड में रख सके वरुण सर, फिर उसके बाद मैं आपसे क्लोजिंग लूंगा। अतीक साहब अगर 20 सेकंड में रख सके। 10 सेकंड में रखता हूँ। जी। विष्णु जी ने अभी इस बात को स्वीकार लिया कि मुझे नहीं पता कि अंदर लाइक ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कहा है, काशी के लोगों ने कहा है। मुझे ठीक तो पता है, इसलिए मैंने केस दायर किया। ओके ठीक है, मैंने कुछ स्वीकारा नहीं है सर, प्लीज वरुण सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ठीक है, आप अपनी बात मेरे मुंह से मत कहिए। फाइनल कमेंट वरुण सर। ये पूरा मामला देखिए, बात यही है कि अयोध्या वर्डिक्ट के बाद ये सभी जानते हैं और ये बार बार कही भी बात जाती है कि ऐसा लग रहा था कि अब इस तरह के मसले नहीं उठेंगे, लेकिन उसके फौरन बाद से ही इन मामलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूल दिया जाने लगा। बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी जिक्र हो रहा है। क्या उस वक्त जब ये बातें कही गई और पूजा स्थल के लिए जब ये एक्ट बना, उस वक्त कोई आपसी सहमति बनी थी? हिंदू पक्ष ने यह माना था कि नहीं अब ठीक है, अयोध्या के बाद अब हम इस तरह का कोई मसला नहीं उठाएंगे, किसी तरह का कुछ आगे हम अपनी तरफ से दावा नहीं करेंगे? कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि यह विषय कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट में कभी समाहित नहीं हुआ। और जब ये विषय ही कोर्ट के एक तरफा कर दिया कोर्ट ने। नहीं, आप एक तरफा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोर्ट ने आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए इसको इनकॉर्पोरेट किया। तो हिंदू पक्ष ने उस वक्त इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं थी जब ये जजमेंट आया। ओके, जब ये जजमेंट, इससे कोई मंत्र नहीं पड़ता है कि आर्गुमेंट हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के फैसले में साफ तौर पर लिखा गया था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बनी रहेगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसको लेकर के आर्गुमेंट हुआ या नहीं। फैसला जो है वो सबके सामने है और उस पर कितना अमल करना चाहिए, कैसा अमल होना चाहिए, ये भी सबके सामने है। एक चीज मैं क्विकली क्लियर करना चाहता हूं सेकंड भर में, क्योंकि मुझे क्लोज करना, इसलिए कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसमें जो एक वर्ड विष्णु जी ने शुरू में ही कहा, जो जुडिशियल कैरेक्टर, ठीक है, रिलीजियस कैरेक्टर, ये डिटर्मिनेशन न तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बार्ड है न उस एक्ट से बार्ड। ठीक है, चलिए, और कानूनी पहलू है उसको करने। हमने इस पूरे मामले में कानूनी पहलुओं पर ही बात करने की कोशिश की। इसमें जितने भी लीगल पॉइंट्स थे, जितने भी कानूनी पक्ष हो सकते थे, उसको हमने बात करने की भी कोशिश की और आप तक भी इसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप कम से कम इस पूरे मामले में बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को समझ पाए होंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।